अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है, लेकिन हुकूमत ने असम्बली वक्त से पहले तहलील करने का फैसला कर लिया है और आज वजीर आजम की जानिब से सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली तहलील करने की समरी भेजे जाने का भी इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बयान के मुताबिक 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी और अब तो ये खैर वाज़े हो गया है कि इलेक्शन 60 या 90 दिनों में नहीं होंगे। ये मामला अब आगे चला गया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो ये वाज़े कर दिया है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का बयान भी बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में 1 से 2 महीने ताखीर हो सकती है। तो 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी और निगरां वज़ीर आज़म का नाम भी अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ है। हफीज शेख समेत कुछ और भी नाम हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की मुलाकात भी कल शाम मुतवक्के है। बहरहाल अब जो सूरत हाल है वो कल तक वाज़े हो जाएगी। उम्मीद तो यही है कि निगरां वज़ीर आज़म का नाम भी आज रात 10 बजे तक सामने आ जाएगा और असम्बली भी कल तहलील हो जाएगी और समरी आज भेज दी जाएगी। इस मामले पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक बड़ा अहम बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हुदूद में रखने में नाकाम रही है। सियासी मुफाहमत की ज़रूरत है। ये भी कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ ऐसे फैसले करें कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए और मरीम नवाज के लिए सियासत आसान हो जाए। ऑपोजिशन ने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है। वही गलतियां जो माजी में की गई थी वही गलतियां दोहराई गई हैं। ये भी कहा कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा ऑपोजिशन को भी अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। तो मौजूदा तनाजुर में उनका ये बयान एतराफ़ है या तनकीद है, इसका हम जायज़ा लेंगे। इसके अलावा तोशाखाना केस का फैसला आ चुका है। इस केस में चेयरमैन PTI को सज़ा हो चुकी है। चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है और जिसमें इस्तदा ये की गई है कि यह फैसला कानून के मुताबिक नहीं है और मरकज़ी अपील पर फैसले तक जो है वो सज़ा को कलअदम करार दिया जाए और चेयरमैन PTI की रिहाई का हुक्म दिया जाए। ये अपील की गई है जो उनकी जानिब से अदालत में। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि चेयरमैन PTI ही पार्टी के चेयरमैन हैं और जो भी मशवरा होगा या पार्टी के हवाले से जो भी फैसले होंगे वो चेयरमैन PTI की मुशावरत से होंगे और उन्हीं के हवाले से जो उनकी रहनुमाई होगी वो हासिल की जाएगी। तो नई हल्का बंदियाँ जो है वो इलेक्शन में ताख़ीर की एक वजह है, ये भी शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है। तो अब जो अपील दायर कर दी गई है, क्या चेयरमैन PTI के हक़ में फ़ैसला आ सकता है और चेयरमैन PTI के पास क्या क्या कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इम्तियाज़ साहब, आपसे मेरा यह सवाल है, वज़ीर दाखिला ने तो वाज़ेह कर दिया है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, जबकि ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपके सामने है कि इलेक्शन जो है वो अब आगे जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, बयान दुरुस्त है? शुमाइला, सबसे पहले तो ये कि आपके हमारे इस प्रोग्राम की एज मेरे ख्याल है 2 महीने 2.5 महीने हैं। मुनव्वर भट्ट साहब होते हैं, मैं होता हूँ, काशिफ होते हैं। जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे हमारे तमाम प्रोग्राम मौजूद हैं, उसको एक मरतबा विज़िट ज़रूर करें। वो बातें आज जो हो रही हैं, मेरे ख्याल है हम तीनों एनालिस्ट बहुत ये बातें करते रहें। अब चूँकि बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनकी पेशन गोइयाँ भी नाकाम हो जाती हैं तो वो उसमें इफ़ और बट लगा के बात कर लेते हैं। हम उसको नहीं, ये सारी बात आज जो सामने आई है वो मुनव्वर भट्ट साहब भी कह चुके हैं, काशिफ ने भी उस बारे में इशारा किया है, हम भी ये सारी बातें कर चुके हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हैं। मिसाल के तौर पे आज जो 9 अगस्त वाली बात आ रही है तो ये भी तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आ रही है कि अगर इससे आगे अगर 10 या 11 को भेजते हैं तो 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिक असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। अगर ये ड्यूरेशन नहीं होता और अगर सदर मुमलिकत इसको एक्सेप्ट नहीं करते समरी को, तो फिर क्या होगा, मुद्दत पूरी होगी, फिर 60 दिन का मामला आएगा या 90 दिन का मामला आएगा। ये सारी चीज़ें जब असम्बली से बाहर, इसलिए वो तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 9 का टाइम रखा गया है, 9 अगस्त, ताकि 48 घंटे गुजर जाएँ और सदर अगर उसको एक्सेप्ट ना भी करें तो वो टाइम अपनी वो पूरी हो जाए। और ये जी कि जी अब असम्बली से बाहर ये बात की जा रही है कि जनाब 90 दिन से आगे बढ़ सकते हैं,
और ये भी हो सकता है 2023 का साल नहीं है इलेक्शन का। तो जब आप ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं तो अगर असम्बली मुद्दत पूरी कर ले, मैं तो आज भी इस बात पर कायम हूँ कि ये दोनों बड़ी जमहूरी जमातों के दामन के ऊपर ये एक दाग के तौर पर रहेगा कि अपने 90 दिन के चक्कर में इन्होंने असम्बली बिफोर तोड़ी, भले आधा घंटे पहले तोड़े। हाँ। तो इन्होंने खुद तोड़ी असम्बली, जबकि 3 असम्बलीज का बिल्कुल मुद्दत पूरी हुई, अपनी मुद्दत पूरी करके खुद डिसॉल्व हुई और आगे इलेक्शन में गए। ये सारी इसके अंदर, लेकिन अब बहुत सारी इफ और बट आ रही है ना, जो अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुख्तलिफ बात की जा रही है, फिर कि क्या होगा, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा। देखिए ये मामला नवाज शरीफ साहब वाला सबसे पहले हम लोगों ने इन प्रोग्राम में, उस वक्त तो तारीख हम लोगों ने भी कहा था कि हाँ जी उनके नवाज शरीफ के आने की बात हो रही है, लेकिन क्रास का भी फिर हम ही लोगों ने बताया था, इसी प्रोग्राम में डिस्कस हुआ। और आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ था कि भाई इस वक्त नवाज शरीफ गिरे लिस्ट में, फिर हमने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी कहा, और इस वक्त ये सारी सूरत हाल बन के आ रही है, बहुत सारी चीज़ें। मैं अभी आपको एक दो चीज़ और भी ये करना है, हम कल एक दो जगह जैसे दोस्तों में होते हैं, अब एक और तहकीकात ये चल रही है कि जो साबिक वज़ीर आज़म में PTI के चेयरमैन, वो बहुत सारे लोग उनसे अलहदा हुए हैं, लेकिन 8 से 9 उनकी करीबी शख्सियात ऐसी हैं जो अभी भी उनसे राब्ते में और तयशुदा अलहदा हुए हैं। 1-2 दिन उन्होंने वो थोड़ा सा गैप लिया था मशवरे के बाद। वो सारी की सारी पर्सनालिटीज़ वो हैं जो फाइनेंशियल अफेयर कलेक्टर भी हैं वो, और वो खर्च भी करते हैं, वो अभी भी राब्ते में। जब इंतखाबात का मरहला आएगा तो वो उनसे बहुत सारी चीज़ें ये ली जाएंगी। तो और जैसे और भी चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी वो हम अपने दोस्तों को जो है बताते जाएंगे। तो हम ये समझते हैं इलेक्शन का साल 2023 हमने कहा था, लेकिन सियासतदान जो होता है ना शुमाइला, वो बाज़ औक़ात ट्रैप करने के लिए भी ये एक कैंपेन चलाता है। जैसे ख्वाजा आसिफ भी ये बात कर रहे हैं, राना सना भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मुखालिफ जो है उसको ट्रैप करने के लिए भी हो कि यार ये 3 महीने में तो नहीं हो सकते, 9 वो अपनी तैयारी ना करें और ये अचानक लेकर अचानक कोई सरप्राइज दे दे। ठीक है मुनव्वर, आप क्या कहेंगे? राना सना साहब की जो बात की है उसको बड़ा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझता हूँ। वो एक मारूफ कानूनदान है और जमहूरियत के लिए उनकी खिदमत भी बहुत है, लेकिन इस तरह की बात करके उन्होंने कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ आप वजीर दफा जो कि फौज से सबसे ज़्यादा राब्ते में रहते हैं, उनका ये कहना है कि 60 दिन के अंदर ये जो हल्का बंदियाँ वो मुकम्मल हो सकती हैं और इलेक्शन नवंबर में हो सकते हैं। उन्होंने इंडिया दे दिया, अगरचे वो कह रहे कि 1-2 माह की तखीर हो सकती है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भी नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। तो फरहान की ये बात कि ये मुखालफीन को ट्रैप करने के लिए इस तरह की बात की जा रही है, तो ये मुमकिन है कि इस तरह का भी मामला हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए ये बात इंतहाई बदनसीबी वाली होगी अगर इलेक्शन जो है अपनी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ना हुए। फैसला साज बैठे हैं और वो देख रहे हैं सारी चीज़ें। अगर इलेक्शन डिले हुए तो मैं ये समझता हूँ कि जो रावलपिंडी के लिए ये बहुत ज़्यादा इज्जत वाली बात नहीं होगी। एक मामले में वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं, और अगर ये वाला भी मामला आ गया तो फिर ये तनकीद का सिलसिला बढ़ेगा और खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन हो कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो यूनिफॉर्म में फौजी अफसर हैं उनको सिविलियन इलाकों में जाने से मना किया गया था कि उनकी इज्जत में कमी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और जो बात उन्होंने की थी कि फौज अब सियासत में हिस्सा नहीं लेगी और ना ही उसका कोई किरदार होगा, तो वो अपने वादे की पासदारी करें और अपने ऐलान के मुताबिक जो अपनी चीज़ें लेके आगे बढ़े। ठीक है काशिफ, वजीर दाखिला और वजीर दिफा के बयानात को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, देखें इन दोनों के बयानात को ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं, अपने अपने हंच है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता कि इनके बयानात सिर्फ इसलिए हैं कि जो मुखालफिन है उनको ट्रैप किया जाए। पहले तो ये तय कर लेना बाकी है कि मुखालफिन हैं कौन। सारे के तो सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं,
जो मुखालफीन है उनका चेयरमैन जेल में है, बाकी भागे हुए हैं, ना अपने घरों में आ सकते हैं। जो अपने घरों में नहीं आ सकते तो वो इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे? तो कौन से मुखालफीन को इन्होंने ट्रैप करना है या उनको इन्होंने वो करना है? तीसरी बात यह है, ये किसी एसोसिएशन के इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन है। इसके लिए एक सेट पैटर्न मौजूद है कि आपने इतने दिन पहले अपना एक जो शेड्यूल जारी करना है, कागजात नामजदगी, उसकी जांच पड़ताल, फाइनल लिस्ट, उसके बाद पोलिंग डेट डिसाइड होती है। तो ये इसका ट्रैप तो हो नहीं सकते। तीसरी बात यह है कि जो बात की मुनव्वर भट्ट साहब ने, इदारों का क्या लेना देना इस सारे मामले में? ना अहलियत जमहूरी लोगों की, ना अहलियत इन जमहूरी हुकूमत करने वालों की। आपके पास मई में इलेक्शन रिजल्ट आ गए थे मरदमशुमारी के, आप चाहते तो मई में बैठ के डिसाइड करते। अभी भी तो बैठ के कंसेंसस किया गया, नए जो मरदमशुमारी को शाया करना चाहिए। मई में कंसेंसस की कोशिश करते हैं, मई में ना होता तो जून में कंसेंसस हो जाता। अगर जून में मरदमशुमारी का कंसेंसस हो जाता तो आप मुझे बताएं जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेते और आप ड्यू टाइम पे इलेक्शन करवा लेते। जो जमहूरी लोग सिर्फ 2 दिन पहले असेंबली इसलिए डिसॉल्व कर रहे हैं कि इलेक्शन 60 नहीं 90 दिन में होना चाहिए, आप उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जनाब टाइम पे इलेक्शन करवाएंगे, वो इतनी महंगाई का बोझ अपने ऊपर लेके हलकों में जाएंगे। किस तरह जाएंगे? कोई लॉजिक तो होगी ना, हर चीज की कोई ना कोई लॉजिक तो होती है। या यहाँ पे तो जिसके मुंह में जो बात है वो करता चला जा रहा है। आप देखिए इनका अलमिया चेक करें, सारे के सारी सियासी जमातें हुकूमत में है, जो अपोजिशन में है वो भी हुकूमत में ही है, क्योंकि जिन अपोजिशन लीडर साहब बैठे हुए हैं उनको नून लीग टिकट देने को तैयार है। तो आप मुझे बताएं, आज तक ये बैठ के ये नहीं तय कर पा रहे कि हमने निगरान वजीर आजम कौन सा लेके आना है। कभी किसी का नाम आ जाता है, कभी किसी की चैम गोई आ जाती है। सो ये प्रॉब्लम ये है। मैंने आपको मुतअद्दिद बार एक बात कही, मैं आज भी इस बात पे कन्विंस हूं, ये जमहूरी लोग जिस वक्त हुकूमत लेनी होती है तो पिंडी इनके लिए अच्छा, जब हुकूमत छोड़नी हो और कोई मामला बन जाए तो अवाम में जाके हम क्या करते, जो किया उधर से हुआ। इस तरह अब नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अपने मुखालिफ को, और मुखालिफ को इन्होंने नहीं पिछाड़ा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस पीडीएम की हुकूमत ने नहीं पिछाड़ा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने सियासी मकाफात अमल का शिकार हुए, जिसका इयादा खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। लेकिन आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या दुख बयान किया कि हमारे बड़ों ने वो ऐसी प्रैक्टिस सेट नहीं की जिससे हम आसूदा तौर पे सियासत कर सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस सेट कर गए कि जिस ट्रैप से बड़े गुजरे हैं उस ट्रैप से हमें भी मजबूरन गुजरना पड़ेगा। इस पर तो आगे जाके हम बात करेंगे, जमहूरी लोगों ने अपनी अना को आगे रखा। अब ये सारे का सारा मुर्दे इल्जाम, भाई मरदमशुमारी लेट शाया करने में मुझे बताएं कसूरवार पिंडी कैसे हो गया? मरदमशुमारी लेट शाया करने में कसूरवार ब्यूरोक्रेट कैसे हो गया? आपने हफ्ता पहले फैसला किया, आप 2 महीने पहले फैसला कर लेते। सो ये सारा एक सेट पैटर्न था, सोचा समझा प्लान था। अब ये चाहते हैं निगरान हुकूमत आ जाए और निगरान हुकूमत आके ये सारे का सारा मलबा उनके ऊपर जाए। ना वो महंगाई कम कर सकेंगे, ना मजीद महंगाई होगी। किधर एक दिन हुकूमत रह गई है जी, 9 कल असेंबली तहलील होने जा रही है। मुझे आप बताएं कहां गया डॉलर? क्यों नहीं डॉलर नीचे आया? क्यों महंगाई में कमी नहीं आई? उल्टा 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। सो आप इनसे आप तवक्को करें, इनकी बातों पे तवक्को करें, कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने एक तय कर लिया हुआ है, ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं, तहरीक इंसाफ जितनी क्रश अब है इससे डबल क्रश हो और खौफ के मारे वो इलेक्शन ना लड़ सके और हम उस खौफ का एज लेके अपने झूठे सच्चे इलेक्शन के रिजल्ट लेके और दोबारा असेंबली में आके हुकूमत करें। इसके अलावा इनका कोई मतमा नजर नहीं है। इसका अलावा इनका कोई जो है वो मकसद नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से जो एक अहम बयान सामने आया है, ये एतराफ है या तनकीद है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से एक बयान दिया गया है। इस बयान की अहमियत क्या है और ये एतराफ़ है या तनकीद है? उनकी जानिब से कहा गया है कि 15 से 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकी है। मुनव्वर, आपका इस पर क्या कहना है? ये एतराफ़ है या फिर तनकीद है? मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने एक जो नक्स था इनकी हुकूमत में उसकी बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है। मैं ना इसको तनकीद में ले रहा हूँ ना इतराफ में ले रहा हूँ, मैं बल्कि ये समझता हूँ कि उन्होंने जो बिल्कुल सही उनके दौर में जो खराबी रही है उसकी निशानदेही की है और ये खुले दिल के साथ की है उन्होंने। तो मैं इस मामले में समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक ट्रैक पे रहे और अगर इस
16 माह की कारकर्दगी इस हुकूमत की देखी जाए तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें बिलावल भुट्टो की ही कारकर्दगी सबसे नुमाया रही है। और ये इस हवाले से अब जो उन्होंने बात की है आइंदा इलेक्शन के हवाले से और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, तो ये इस मामले का फैसला शायद उनके बड़े भी ना करना चाहे, क्योंकि अगर इस मुल्क में दो जमातों ने एक मुआहिदा करके तो ये फैसला किया था कि आइंदा से एक दूसरे के साथ इंतखाबात में और सियासी तौर पर दुश्मनी की हद तक नहीं जाएंगे, तो मुआवजा करने वालों ने एक तीसरी जमात जो वो खड़ी कर दी थी ताकि उनके के ऊपर इन दो जमातों के ऊपर वो प्रेशर बाइक कायम रखा जा सके। तो अब फिर अगर ये जो बिलावल भुट्टो ने जो चांद मांगा है अपने पप्पा से, तो ये वाला चांद तो शायद उन्हें ना मिले, क्योंकि उनको इस बात की समझ आ गई अगर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो डेमोक्रेसी के लिए एक दूसरे का साथ देने का ऐलान करते रहेंगे, तो आज कल पीटीआई थी तो कल आने वाले कल में कोई और जमात भी खड़ी हो सकेगी। बिल्कुल। तो ये वाला मामला तो इससे रही है। अगर ये जब तक आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मुकाबले में रही है तो तीसरी जमात की स्पेस नहीं बनी। जैसे ही उन्होंने लंदन में एक मुआहिदा किया कि हम एक दूसरे के साथ वो टांग नहीं खींचेंगे एक दूसरे की और सियासत को सियासत रखेंगे, तो उसके बाद फिर एक नई जमात का इमर्ज हुआ था और उसमें जिस ताकत के साथ लोगों को शामिल कराया गया उसकी भी पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई मिसाल मिल सकती हो। तो बिलावल भुट्टो ने ये जो ख्वाहिश जाहिर की है ये अगरचे बहुत अच्छी है, फ्यूचर इन्हीं दो जमातों का है, लेकिन अगर ये आपस में सुलह करके बैठेंगे तो फिर तीसरी जमात जरूर खड़ी होगी। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, ऑपोजिशन के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन ने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा है, ऑपोजिशन को भी अपना रवैया दुरुस्त करना होगा, मफाहिमत की पॉलिसी को इख्तियार करना होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, उन्होंने इस मामले की बिल्कुल दुरुस्त निशानी की है और साथ में उन्हें जो नेशनल प्लेटफॉर्म है सियासत का उसमें उन्होंने लूप में लेने की कोशिश की। और मुझे ये लगता है कि इस बात की सबसे ज्यादा समझ वो शाह महमूद कुरैशी साहब को आई है और वो इस मामले में काफी लिबरल है। बिल्कुल ठीक है। काशिफ, आपका क्या कहना है? मैं क्या बात करूं शुमाइला, कुछ तो बात करें काशिफ। हुकूमत जाने में 48 घंटे रह जाएं तो सच बोलना याद आ जाता है, खामियां बताना याद आ जाती हैं। काश हुकूमत लेने के 48 घंटे बाद ये सच बोला जाता। सही। काश हुकूमत लेने के 48 दिनों के बाद सच बोला जाता। नहीं, 48 घंटे पहले हुकूमत छोड़ने के बाद बड़े दुखी दिल से उन्होंने एक जायचा पेश किया और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे साथ ये मामला हो गया और हमारे बड़ों ने यानी कि मरियम बीबी के वालिद साहब ने और बिलावल साहब के वालिद साहब ने उन्होंने ऐसी प्रिंसिपल सेट नहीं की कि हम आसूदगी से अच्छे तरीके से सियासत कर सकते। मुश्किल ये हुआ है कि हमें भी उसी ट्रैक से गुजरना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप हुकूमत में होते हुए बात कर नहीं सकते हैं। आप जब इलेक्शन में अवाम के पास जानना होता है तो फिर आपको हर सच याद आ जाता है, आपको हर बात याद आ जाती है, आपको हर इल्जाम याद आ जाता है, आपको इदारों की इंटरवीन करना याद आ जाता है, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले याद आ जाते हैं। आपको ये याद नहीं आता कि आप एक दिन में 54 बिल पास करते हैं। आपको ये याद नहीं आता कि आपने 14 महीने क्यों सच नहीं बोला, आपने 14 महीने क्यों बात नहीं की। आप आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में इकट्ठे हुए हुकूमत लेके मजे लेते रहे। और अब इनको सच याद आ गया कि जी हमारे प्रिंसिपल तय होने चाहिए, रूल ऑफ गेम तय होने चाहिए। भाई रूल ऑफ गेम क्या तय होने चाहिए? रूल ऑफ गेम ये तय कर लें कि अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, अगली दफा हुकूमत में आप वज़ीर आज़म बना दें बिलावल साहब को, फिर उससे अगली दफा बना दें फिर मरियम साहिबा को। ये रूल ऑफ गेम तय करना चाह रहे हैं आप। मैं मानता हूं कि अपोजिशन से मुराद चेयरमैन तहरीक इंसाफ लीजिएगा, राजा रियाज ना लीजिएगा, माजरत से राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर नहीं है। राजा रियाज साहब तो जो भी हैं वो सबको पता ही है, उन्होंने तो देखिएगा शायद नून लीग की टिकट में इलेक्शन भी लड़ लें, लेकिन उनकी हठधर्मी, नवाज शरीफ साहब की अना, इन दो बंदों की अना ने इस जमहूरी सिस्टम को इतना कमजोर किया, यहां तक लेके आया और आज तक इन दोनों की आग और अना ठंडी नहीं हो रही है। ठीक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नून लीग के अंदर बैठ के ये बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर बैठ के ये बातें हुई हैं। सो मेरा पॉइंट ये है कि रूल ऑफ गेम तय करने का मतलब ये नहीं होता। अच्छा अब आप देखें इनका कैसे अननेचुरल अलायंस था। 35 साल एक दूसरे के खिलाफ सियासत करते रह गए, तीर और शेर एक दूसरे को मारते धाड़ते रहे, सही, लोगों को चौक चौराहे में, फिर बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में इकट्ठे हो गए, हुकूमत कर ली।
अब जब आपने पोजीशन छोड़ दी, आपने एक दूसरे से की मुखालफत छोड़ दी, तो तीसरी जमात तो इमर्ज होना है। अगर तहरीक इंसाफ का फ्यूचर खत्म हो जाएगा तो कोई और सिर फिर आगे जमात बना लेगा, कोई और हो जाएगा। और ये जो बात कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में लोगों को जबरदस्ती शामिल किया गया, बट 25 साल की स्ट्रगल थी, कोई 18 साल वो रोडों पे रहे, कोई बात होगी तो ऑप्शन बनाना, अदरवाइज क्यों नहीं काफ लीग ऑप्शन बन गई? काफ लीग से ज्यादा ताकतवर जमात कौन सी थी पंजाब में? 4 सीटों पे आके खड़ी हो गई। मसला ये है, अब प्रॉब्लम कहां पे है? अब प्रॉब्लम ये है कि मुस्तकबिल का वजीर आजम कौन होगा, मुस्तकबिल की किस सूबे में किसकी हुकूमत होगी। जरदारी साहब सेफ एंड साउंड है, सिंध में उनकी हुकूमत होगी, उन्होंने किसी अपोजिशन को खड़ा होने दिया नहीं, जो खड़ा हुआ या साथ मिला लिया या भगा दिया, दो ही फार्मूले थे। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ थी, फारग हो गई। सो ये जो बातें है ना, ये जो सच 48 घंटे पहले निकला है, मैं बड़ा मुतमईन होता। मैं कहता कि वाकई बेनजीर भुट्टो का शहीद का बेटा था, 48 हुकूमत लेने के 48 घंटे बाद सच बोलता, तो मैं इनको सलूट पेश करता। ठीक है, इस पे इम्तियाज साहब का मौक़िफ़ जान लेते हैं। इम्तियाज साहब, आपको भी लगता है कि निशानदही तो कर दी, सच तो बोल दिया, लेकिन जरा देर हो गई? देखिए, हम बड़ी मेमोरी शॉर्ट रखते हैं और बीइंग ए जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन, और ये कि जो हम एक तारीख को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं है। आप शहबाज शरीफ की, आप बिलावल की, ख़ास तौर पे इन दोनों की बारहा इक़्तिदार में रहते हुए आप स्पीचेस उठा लें, स्टेटमेंट ले लें। इन्होंने बार बार कहा है और साबिक वज़ीर आज़म को यही कहा है कि हालात तुमने ख़राब किए, इसको बेहतर तरीके से आगे लेकर आओ। ऐसा नहीं है कि हमेशा मलाइन करते रहे या कभी उन्होंने नहीं, बार बार ये कहते रहे। और नो कॉन्फिडेंस से पहले भी ये बात करते रहते कि मामलात को संभालें, इस नहज में न जाए। सियासत को आज गंदी डगर पे किसने डाला वो सबको पता है, और कभी भी इक़्तिदार के लिए COD नहीं हुआ। ये सब जो बातें होती हैं ना, हम बातें करते हैं, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इक़्तिदार के लिए नहीं हुआ, सियासत में अखलाकियात को रखने के लिए हुआ था। अगर इक़्तिदार के लिए होता तो 2007 में इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने के लिए कभी भी नवाज शरीफ, ये साबिक वज़ीर आज़म और ये काजी हुसैन इस तरह नहीं निकलते, सारे उनको लीड नहीं कर रहे होते, सारे उनको हर तरह की मदद नहीं कर रहे होते। और ये काला कोट पहन के मेमो स्कैंडल के अंदर 2007 की पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं निकलते नवाज शरीफ। और जब नवाज शरीफ को हुआ तो ये पीपल्स पार्टी को जरूर कहा जा सकता है कि उसने हाथ होला रखा, उस तरह की अपोजिशन नहीं की, क्योंकि फिर बाद में ये आ गए। और लोग बोलते हैं 25 साल की स्ट्रगल, 2011 से पहले क्या थे? 2011 से पहले PTI क्या थी? ये मीनार पाकिस्तान के जलसे से पहले क्या थी? 2011 के पहले बात की बात करें। और वो बंदा जो कि मेमो स्कैंडल के अंदर सबसे ज़्यादा बात होती थी, और जो अमेरिकन डिप्लोमेट ने जो वाकया किया था, उस बंदे का बड़ा हाथ है, उसने एक्सेप्ट किया बात के अंदर कि ये PTI को एस्टेब्लिश करने के अंदर टांका भरने में, पीछे इंजेक्शन लगाने में किसका हाथ था, क्या था, सारी चीज़ें हुई हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सियासतदानों ने नहीं कहा, बार बार कहते रहे कि परवेज खटक का इंटरव्यू सुन लें कि हर उन्होंने कहा कि जो आती थी, जो भी आती थी चीज, तो उसके ऊपर बात की जाती थी, और बोलते थे हम चेयरमैन को कि नहीं, इसके ऊपर नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं करे। लेकिन अभी हुआ ये जो बिलावल ने कहा है, कल की आप स्पीच सुन लें, बेनजीर भुट्टो लग रहा था वो, जैसे बेनजीर भुट्टो ने COD से पहले वो रखी थी। और शुमाइला, आज इस प्रोग्राम में आपको और बोल दूं कि अगर साबिक वजीर आजम थोड़ा सा अपना रवैया तब्दील कर लें तो एक COD नया साइन होगा। और केयर टेकर के दरमियान देखिएगा, जिसमें आप इस बात को इनकार नहीं करें कि PMLN, PTI और पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा होगी। उसकी वजह ये जो बिलावल ने कल बातें की हैं, उसकी वजह ये है, इतलात के मुताबिक कोट अनकोट साबिक वजीर आजम की जानिब से अभी 2-2.5-3 महीने पहले मैसेज भेजे गए थे, बाकायदा मैसेजिंग मौजूद है, मैसेंजर मौजूद है, आसिफ जरदारी साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, कि हमें आपस में बैठना चाहिए, जो इदारों के हवाले से इदारों के खिलाफ एक स्ट्रगल हो रही है, आप मेरा साथ दें। जो मैसेंजर थे उनसे कहा गया था इसका आगाज उस तरह से होगा कि जैसे COD के अंदर हुआ था कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने भी अपनी बहुत सारी कोताहियों को तस्लीम किया था, नवाज शरीफ ने तस्लीम किया था। तो उस वक्त साबिक वजीर आजम ने माजत वाला बोले के लिए नहीं जी, पहले बात आगे बढ़े। उन्होंने कहा बात बढ़ने का कोई तरीका, इस बात को हमारे इदारों ने माइंड किया, जब इतलात हुई तो वो कशीदगी बढ़ी। आप निगरान हुकूमत में देखिएगा, हो सकता है पीपल्स पार्टी और पीपल्स PML नून, इनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि जो ऊपर जिम्मेदारान बैठे उन्होंने इस बात को अच्छा नहीं समझा कि आपस में राब्ता किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए मुश्किल हुई। और बिलावल ने बिटवीन द लाइन वो सारी बातें कल उन्होंने बताई हैं।
कोई पीछे नहीं हटे। वो उन्होंने वेरी फर्स्ट डे से बिलावल ने, आप उसका कराची से इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च देख लें, सिर्फ वो पिंडी में जाके तबदील हुआ है बिलावल, वरना तो हमेशा मुफाहमत की बात करते रहे वो। काशिफ आप क्या कह रहे हैं, मुख्तसर बताइएगा, फिर ब्रेक का टाइम है। मैं सिर्फ दो बातें कह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ मिल के हुकूमत बनाने के लिए तैयार थी और मैसेंजर का काम नदीम अफजल चांद साहब कर रहे थे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नदीम अफजल चांद साहब जिंदा सलामत है, उनसे पूछ लीजिए, ये बात हुकूमत बनाने से पहले की कर रहा हूँ। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और जंगीर तरीन ने मुखालफत की। दूसरी बात, ये तो बात करें 2-2.5 महीने पहले की, मैं आपको बावसूख तरीके से कह रहा हूँ कि जिस वक्त अदम एतमाद हो रहा था तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उस वक्त पहला राब्ता हुआ बाज़ाब्ता जरदारी साहब से कि आप अदम एतमाद का साथ ना दें, मेरा साथ दें, हम मिलकर ज्वाइंट पावर शेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ट्रस्ट का फुकदान है। और जो बात ये कह रहे हैं सीओडी नहीं हुआ, अगर सीओडी नहीं हुआ पावर शेयरिंग के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी को जरूरत क्या थी हुकूमत में बैठने की? सही। हुकूमत चाहिए, झंडा चाहिए, पावर चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अवाम जाए भाड़ में, अवाम को महंगाई, अवाम की महंगाई पे किसने बात की, कैसे किया? ठीक है, मेरा ख्याल नहीं सर 20 रुपए पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया, मैंने तो नहीं बढ़ाया। 295 में डॉलर ट्रेड हो रहा है, मैं तो नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं। ये तो आए थे चैंपियन बन के, हम तजर्बाकार हुकूमत है, हम नीचे लेके आएंगे चीजों को। हमने तो नहीं ये कहा था कि ये IMF का जो एग्रीमेंट है ना काशिफ, वो पढ़ के वो भी बताएं। एग्रीमेंट किसने साइन किया था? भाड़ में गया, नया एग्रीमेंट हो गया ना। वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं कहा था मैं हर महीने 5 रुपए लेवी पे बढ़ाऊंगा। इम्तियाज साहब, नया एग्रीमेंट हो गया, शहबाज शरीफ साहब खुद जाके पैसे नहीं हुआ नया, अब नए एग्रीमेंट को नहीं हुआ नया एग्रीमेंट, ट्रांजिट पीरियड है। सर कितना असर रोएंगे पुराने एग्रीमेंट को? बंदा जेल चला गया, अब तो कुछ कर ले, जेल चला गया अब तो उसको छोड़ दे। ठीक है, आप दोनों जज्बाती हो गए। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। क्या फैसला चेयरमैन पीटीआई के हक में आ सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सज़ा हो चुकी है और अब इस सज़ा के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। फैसला क्या आ सकता है, काशिफ आपको क्या लगता है? देखिए, अगर तो फैसला हकाइक और कानून के मुताबिक है तो फिर मेरा ये ख्याल है कि सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अच्छा। उसकी एक वजह है इसी हाई कोर्ट ने हक के दिफा के लिए भी नोटिस जारी किए हुए हैं फ्रीकैन को। एक जज के ऊपर एतराज था, दूसरा हक के दिफा की अपील मौजूद थी जिसको नहीं सुना गया, जिसपे फैसला नहीं किया गया, उनके गवाहान नहीं सुने गए और फैसला दे दिया गया। सही। सो कानून के मुताबिक जो हमने जितने लॉ एक्सपर्ट से, जितने वकला से हमारी बात हुई है, वो तो ये कहते हैं कि ये सजा सस्पेंड हो सकती है, इसमें सुकम मौजूद है फैसले में। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि शायद सजा सस्पेंड हो जाएगी और उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा बड़ा रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात के अंदर ये तय है कि जब तक किसी मुकदमे में बरियत नहीं होगी वो एलिजिबल इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं होंगे। तो अब इससे ज्यादा इसलिए बात नहीं की जा सकती कि क्योंकि अब अपील मंजूर हो गई है, समाअत शुरू होगी तो उसके बाद आएगा, हाँ फैसला आ जाए तो फिर खुल के बात की जा सकती है। जो प्रीवियस फैसला है उसके तनाजुर में तो मेरी ये राय है। अब मसला ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ भले इलेक्शन लड़े या ना लड़े, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने घर भी बैठे रहे ना तो फिर भी वो इलेक्शन कंटेस्ट करवा जाएंगे अपनी पार्टी को, ये सबको पता है। तीसरी बात यह है कि आपने एक फैसले में सजा सुनाई है, पीछे 199 फैसले और पड़े हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस पड़ा हुआ है, उसके बाद इद्दत में निकाह का केस पड़ा हुआ है, और कितने केस पड़े हुए हैं 9 मई के जिसके अंदर वो मौजूद है। तो वो बाहर निकल भी आएंगे तो वो फिर उनका एक सर्कल शुरू हो जाएगा पेशियों का। हाँ, उसमें ये जरूर होगा कि वो अपनी पार्टी को लाइन दे देंगे, अपनी पार्टी की कैंपेन कर सकते हैं, अपने पार्टी के लोगों की टिकट। और ये तो शाह महमूद कुरैशी ने कह भी दिया है ना कि पार्टी चेयरमैन तो वही रहेंगे, उन्हीं से रहनुमाई हम लेते रहेंगे। देखिए मैं बताऊं बात ये शुमाइला के एक बात तो बड़ी क्लियर है, जिस तरह नून लीग का वोट बैंक नवाज शरीफ साहब के नाम के साथ इंटैक्ट है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भुट्टो खानदान के साथ इंटैक्ट है, और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम के साथ इंटैक्ट है। इसमें तो कोई शक नहीं। अब नीचे जो भी आएगा
उसने अगर ऊपर वाले कायद को की आशीर्वाद नहीं होगी तो हमने बड़े बड़े सियासत के बड़े बड़े बहादुर जुगादड़ी और जनाब बड़े बड़े खिलाड़ियों को ना हमने जीरो होते देखा है। रिसेंट मिसाल चौधरी निसार साहब की आपके सामने और बहुत सारे नाम सामने आ जाएंगे, माजी के भी और हाल के भी। तो मैं ये समझता हूँ कि वोट बैंक उनका है, अगर मुशावरत करते रहे और वो साथ चलते रहे, वो सिर्फ तकरीरें भी करते रहे घर बैठ के और लोगों से खिताब करते रहे, तो वो अपनी पॉलिटिकल सिस्टम चला जाएंगे। बिल्कुल। इम्तियाज साहब, आपका इस पर क्या मौकिफ है? फैसला हक में आ सकते हैं? देखिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बड़े क्रेडिट की बात है कि हक के अपील तो इनके पास है। माजी में आप देख लें, नवाज शरीफ के मुकदमात में तो हक के अपील भी नहीं था। उसके ऊपर भी बात हमें करनी चाहिए कि वो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो कि अपीलेट कोर्ट है, यहाँ तो फिर भी वापस आके जो रिलेटेड कोर्ट था उसने फैसला किया, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें सामने हैं। तो ये हम तो यही कहते हैं ना, जो हमारे कानूनी इदारे हैं उनको भी अपनी जुरिसडिक्शन में रह के काम करना चाहिए, चाहे वो उसके अंदर साबिक वजीर आज़म हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो या XYZ हो, कि आप उनको सारे जो एक मामलात हैं, जो तरीका है उसके ऊपर रहें। क्योंकि मैं तोशा खाना केस के हवाले से वेरी फर्स्ट डे से क्लियर हूँ कि ये ना पीपल्स पार्टी का है ना नून का है, ये मेरे एक साफ़ी भाई राना अबरार का है कि जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम इस लेवल पे एक्सरसाइज किया। सही। उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसे मुलाजमतों से निकलवाया गया, उसको पता नहीं क्या क्या धमकियां दी गई, सब कुछ हुआ, मगर वो लगा रहा और उसने ये मैच्योर करके सारी की सारी, इसलिए इसको ये नहीं कह सकते कि कोई ये सियासी इंतजाम का निशाना बनाया गया है। और इसे तो अभी अधूरा फैसला है ना तोशा खाने का, ये तो अधूरा फैसला है और मुकम्मल होना चाहिए। सिर्फ एक का नाम थोड़ी था उसके अंदर, और भी सारे नाम थे, उसके अंदर भी आना चाहिए, उसमें भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये जो हक के अपील है कि हाई कोर्ट सुन रही है, उसके बाद होगा हक के दिफा। कल भी हमने बात की थी कि जो अदालत है उसने क्लासिफाई करके लिखा हुआ कि हक के दिफा से क्यों महरूम किया गया। वो चार, वो हमने कल भी कहा था कि अब यह अपर कोर्ट बुला लें, उन चार को बुलाए कि भाई वो क्या बताते हैं, हो सकता है उससे आगे। क्योंकि आप ये देखें कि जहाँ घड़ी बेची गई, जहाँ सारी वो हुई सारे अवेलेबल है, तो ये एक अच्छी बात है। इसी तरह सबके साथ होना चाहिए। ठीक है। सब जो जितने भी जो कोर्ट ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ जो है, वो सब पर एक्सरसाइज होना चाहिए, पिक एंड चूज के साथ नहीं होना चाहिए। अपील है, अब अपर कोर्ट है, बहुत सारे फैसले। मुनव्वर, आपके ख्याल में चेयरमैन PTI को आगे चलकर कोई रिलीफ मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो अभी तक जो मामला हुआ उसमें मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ शायद इंसाफ हुआ हो, लेकिन वो इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये अब चूंकि उन्होंने कुछ गवाहान पेश करने से, कुछ उनके दलाइल थे जो कि मातहत अदलिया ने वो सुने नहीं, या अपना टाइम बार होने की वजह से वो इसको निगलेक्ट कर गए और अपना फैसला दे के, तो जज साहब जो है वो लंदन चले गए। तो शायद उनको लंदन जाने की जल्दी थी, इस वजह से फैसला दिया, या कोई और मामला होगा। लेकिन अब ये मामला चूंकि अब टाइम बार नहीं है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 तारीख रखी हुई है, उसमें समाअत होगी और चीफ साहब ने आज वो बेंच भी बना दिया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे खुले दिल के साथ समाअत होगी और वकला के पास काफ़ी टाइम होगा कि वो अपने चेयरमैन की सफाई के लिए अपने दलाइल दे सके, और दूसरी तरफ हुकूमत के पास भी काफ़ी वक्त होगा कि वो उनको गुनाहगार साबित करने के लिए जो जो उनके पास सबूत और शहादतें मौजूद है उसको पेश करे। जो भी है, इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और यही सियासत और यही कानून का मसला है। अच्छा मुनव्वर भाई, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जनाब कोर्ट को कहा था इतने दिन में फैसला करें, कहीं वो वजह तो नहीं बनी थी कि उन्होंने उस टाइम फ्रेम के अंदर? उसमें वो मैं अर्ज करता हूँ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये नई डायरेक्शन दी थी कि भी आप इनके जो इतराज़ात हैं उसको सुन के फैसला दे, तो वो जो तहरीरी फैसला था वो 3 दिन बाद पहुंचना था उनको, मंडे फर्स्ट वर्किंग डे होना था। उसके बाद फिर वो पीर मंगल या बुध को वो फैसले की नकल पहुंचनी थी, लेकिन जज साहब ने छुट्टी वाले दिन ही अदालत लगा के तो अपना फैसला सुना दिया। तो ये शायद एक वजह है। बहरहाल ये कानूनी जंग तो अब चलती रहेगी। अब चेयरमैन के पास खुला टाइम है, वो अगरचे
जेल में होंगे, लेकिन उनके वकला जो है उनकी रहनुमाई में अपना केस लड़ते रहेंगे। ठीक है। अब ये अदालत के ऊपर मुनहसर है वो कितने दिन में इसका फैसला सुनाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ रफ़ीक, आपका बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ खान फरहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुनव्वर आपका बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मुनव्वर भी कह रहे थे कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। एक कल के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।